नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेतन में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको कल हमने जितना पढ़ा था एक बार रिकॉल करा देता हूं, देन हम आगे बढ़ जाएंगे कि हम क्या पढ़ने वाले थे। कैसे हैं आप सब, जल्दी से एक बार बता दीजिए। हम पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं कि हमने जो चीजें पढ़ ली थी वो क्या थी। तो मैंने पदार्थ क्या होता है इसके बारे में भी आपको कल पढ़ाया था, बताया था कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। ठीक है। इनका निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है, स्मॉल पार्टिकल से होता है। हमने ये चीज भी नोटिस की थी। कणों के मध्य खाली स्थान होता है, फ्री स्पेस बिटवीन, है ना, पार्टिकल्स। ये सारी चीजें आपने कल मुझसे देखी थी, सुनी थी, समझी थी। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको पदार्थ के बारे में दो पॉइंट्स और बताए थे कि ये कण जो होते हैं ये गति में होते हैं, मोशन में होते हैं। इनके कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण ये बहुत पास पास भी आ जाते हैं, कभी कभी दूर भी हो जाते हैं। तो एक घटना ये भी देखने को हमें मिली थी, है ना। और इसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टेट ऑफ मैटर। तो मेनली कितनी स्टेट होती हैं? तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। और टोटल कितनी स्टेट है? तो 5 स्टेट है भैया, है ना। ये रही, जिनमें से ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा, चार स्टेट में आपको कल पढ़ा चुका था। आज हमें थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं। सॉलिड में भाई इनका आकार और आयतन होता है, द्रव्य का आकार और आयतन अनिश्चित होता है, गैस का आकार एवं आयतन दोनों नहीं होता। लेकिन इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, कण बहुत पास पास होते हैं, तो सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल किस में पाया जाता है? तो इन्हीं में होता है। अंतराण्विक बल ठोस में जो होता है वो सबसे ज्यादा, और सबसे कम गैस के अंदर देखने को मिलता है। मोशन या कण की जो गति होती है, वो गति सबसे ज्यादा किस में होती है? तो दोस्त याद रखिएगा, वो गति सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में कम होगी, द्रव में उससे ज्यादा होगी, और गैस में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। संपीड़न किसे कंप्रेस किया जाता है? तो गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर सकते हैं, पास पास कर सकते हैं। और सबसे कम किसे कर सकते हैं? ठोस को। ये भी हमने कल पढ़ा था। और इससे आगे हम आ जाते हैं यहां पर कि भाई प्लाज्मा क्या होती है। तो प्लाज्मा एक प्रकार की चमक है, पदार्थ की फोर्थ स्टेट है। ये भी हमने कल पढ़ा था। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर मैंने बताया था कि जैसे सूर्य और तारों की जो चमक होती है वो भी एक प्रकार का प्लाज्मा है। प्लाज्मा एक आयनीकृत अवस्था होती है, आयोनाइज स्टेट होती है। इसमें कण आयनीकृत हो जाते हैं, है ना। ये विद्युत की सुचालक अवस्था होती है, गुड कंडक्टर होती है। ठीक है। प्लाज्मा अवस्था विद्युत से प्रभावित हो सकती है और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो सकती है। ये एक आयोनाइज स्टेट है। इस पॉइंट को मैंने लिखा था, हाँ ये लिखा है, आयोनाइज स्टेट होती है, आयनीकृत अवस्था होती है। अब आप कण क्या होते हैं? कण का मतलब पार्टिकल, छोटे छोटे। जैसे आपके हाथ में कोई पत्थर हो, आप पत्थर को लेकर उसे तोड़ो, वो और टुकड़ों में बटेगा, उसे और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, एक ऐसा कण अंत में प्राप्त होगा, एक जिसे आप नहीं तोड़ पाओगे, है ना। एक ऐसा छोटा सा पार्ट, उसका पार्ट भाग प्राप्त होगा जिसे आप नहीं तोड़ पाओगे, उसे कण कहा जाता है, उसे पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है। तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, मैंने आज कुछ पढ़ाया नहीं है। ठीक है। एक हमारे, ठीक है, बाबूजी आए हैं क्लास के अंदर, वो कह रहे हैं सर जो अभी पढ़ाया वो समझ नहीं आया। तो बेटा ये अभी नहीं पढ़ाया, ये तो मैंने क्या पढ़ा दिया था, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। पुरानी क्लास है, तो आपको यही नहीं पता है कि हमने कल क्या पढ़ा, तो फिर कैसे समझ में आएगा बेटा? ठीक है। तो थोड़ा सा एक चीज तो ये करो कि पढ़ना शुरू करो। ठीक है। जो एक दिन पहले पढ़ा दिया, पहले उस क्लास के ऊपर फोकस करो। ठीक है। तो चीजें समझ में आने लगेगी, है ना। आपको ये बीच में से क्लास लेने पर कभी कुछ समझ में नहीं आता है। चलो, अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की, पांचवी अवस्था। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है वो कौन सी होती है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था के रूप में आप किसे जानते हैं? आप बीईसी को जानते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को जानते हैं। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है उसका नाम है बीईसी। अब ये जो बीईसी है, ये एक्चुअल में हुआ क्या था, भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्र बोस। ठीक है। तो इस अवस्था का पहले नाम लिख देते हैं हम, बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट। क्या नाम है इस अवस्था का? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अब यहां पर बी का मतलब बोस से आया। ये जो बोस है, ये बोस किसको इंगित करता है? ठीक है, ये आइंस्टीन किसको इंगित करता है? और कंडेंसेट तो हो गया, तो ये बी का मतलब तो आप समझ गए कि बोस से, और ई का मतलब काई से होता है? आइंस्टीन से। तो ये बी जिसे इंगित करता है उनका नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। और ये आइंस्टीन जो है भाई, इनका पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या होता है कि जिस समय ये पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज करते हैं, कौन करते हैं? सत्येंद्र नाथ बोस। ये बात थी सन 1920 की। तो ये कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ गणनाएं करते हैं। उस समय भारत जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम हुआ करता था। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। और उसके बाद 1947 को हम आजाद होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखना। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात हो गई। इन्होंने 1920 में कुछ गणनाएं करी। इन्होंने क्या करा? तो दोस्त याद रखिएगा, इन्होंने कुछ गणनाएं करते हैं। और ऐसी जो गणनाएं होती हैं, ये क्या करते हैं कि बहुत निम्न ताप पर गैस को जब ले जाते हैं, बहुत निम्न ताप पर क्या करते हैं, गैस को ले जाते हैं, तब गैस की कुछ कंडीशन प्राप्त होती है। ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या कहा गया? एब्सोल्यूट जीरो कहा गया। परम शून्य ताप कहा गया। क्या मान होता है परम शून्य तापमान का? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर होता है। सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या किया कि कुछ ऐसी गैसेस थी, उनको माइनस के टेम्परेचर पर ले गए। मानना यह है वैज्ञानिकों का कि किसी भी वस्तु को गर्म करने की कोई सीमा फिक्स नहीं है, लेकिन किसी वस्तु को ठंडा करने की एक सीमा निर्धारित होती है। कि सर मतलब समझ नहीं आया। देखो दोस्त, आप किसी को 100 डिग्री गर्म कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 400 कर सकते हो, 500 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो। तो किसी का ताप बढ़ाकर उसे गर्म करने की कोई सीमा फिक्स नहीं है। कि सर ऐसे तो ठंडा भी होगा। देखो, गर्म करने पे वो लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन देखा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि गर्म करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन ठंडा करने की निर्धारित है। कि सर मतलब ये कि अभी तक प्रकृति में 118 तत्व खोजे गए। कि हाँ सर, इन 118 तत्वों को जो बिहेवियर -273 पर होता है, अगर आप -1000 पर ले जाएंगे तो भी वो उसी तरह से काम करेगा, -2000 पर ले जाएंगे तो भी वो उसी तरह से काम करेगा, -10000 पर ले जाएंगे तो भी वो उसे वैसा ही काम करेगा। ये गणनाएं, ये कैलकुलेशन सबसे पहले किसने की थी? याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस ने। और इन्होंने, या तो आप इसको सेंटीग्रेड में मिल जाएगा या 0 डिग्री केल्विन मिल जाएगा। ये दोनों एक ही वैल्यू होती है ना? ये दोनों एक ही मान है, सेंटीग्रेड में माइनस का 273 और केल्विन में 0 डिग्री। तो इन गणनाओं के आधार पर ये गणनाएं करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, निम्नतम ताप की ओर पहुंचते हैं। और जब ये निम्नतम ताप की ओर पहुंच जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये किस चीज को प्राप्त करते हैं? ये पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को प्राप्त करते हैं। एक्चुअल में दोस्त याद रखिएगा, लास्ट पेज का एग्जाम्पल नहीं दिया। कहाँ नहीं दिया? ये रहा एग्जाम्पल, नियॉन बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये रहा। बेटा ये तो कल ही पढ़ा दिया था, मैंने आज थोड़ी लिखा है। मैंने तो आज तो पांचवी अवस्था पढ़ाना शुरू किया। ये रहा। इसके भी कोई एग्जाम्पल नहीं होते, बस सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी होगी। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है पूछा जाता है, फिफ्थ स्टेट मैटर कौन सी है? तो बीईसी। बीईसी में बी का मतलब क्या होता है? बोस। बोस किस वर्ड से लिया गया? सत्येंद्रनाथ बोस। आइंस्टीन का मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन। सर ये आइंस्टीन और इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ? इन दोनों के नाम पर क्यों रखा गया, है ना? तो दोस्त यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हुआ क्या था
कि कैलकुलेशन तो सत्येंद्रनाथ बोस ने कर दी, लेकिन 1920 1920 वो दौर था, 1920 वो दौर था दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी चीज की लाइट प्लाज्मा है, हाँ कह सकते हैं आप। अब बस उसमें एक चीज होनी चाहिए, कोई भी लाइट प्लाज्मा हो सकती है, बस वो लाइट किसी पार्टिकल के, किसी कण के आयनीकृत होने से, ऊर्जा प्राप्त करने से उत्पन्न हुई हो। ठीक है, तो लाइट हमेशा आपकी हो सकती है। चलो ये बात समझ में आई। मेरा आर्ट बैकग्राउंड है सर, मुझे दिक्कत आती है। बेटा ये भूल जाओ कि आर्ट है तो दिक्कत आती है। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं फिर मैं आपका डाउट लूंगा। तो बी का मतलब बोस होता है, बोस का मतलब सत्येंद्रनाथ। तो अल्बर्ट, ये सत्येंद्रनाथ बोस ने जो गणनाएं करी, वो गणना करके ये किसके पास पहुंचाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन के पास। क्योंकि उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन अगर कोई कह दे, वो पत्थर की लकीर माना जाता था, क्योंकि एक महान वैज्ञानिक जो शुरुआत के 2-3 थे उनमें इनकी गणना होती थी। तो जो कैलकुलेशन है ना इन्होंने की थी, किसने? सत्येंद्रनाथ बोस ने। वो अपनी कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन के पास पहुंचाते हैं, वो उन कैलकुलेशन को सिद्ध कर देते हैं और दुनिया के सामने ले आते हैं। ये दौर थोड़ा सा बाद का है, ये 1920 से चलते 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 टाइम बीतता है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर 1955 आएगा। ठीक है, नहीं बेटा, वो तब आता है जब दुनिया नाम देती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का। मैं वो समय बता रहा हूं जब सत्येंद्रनाथ बोस ने पहली बार कैलकुलेशन करी थी। बात समझ में आई आपके? तो कैलकुलेशन 1920 में ही हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1920s में हुई थी। और उसके बाद आइंस्टीन इसे प्रूव करते हैं और वैज्ञानिक जगत इन दोनों के नाम पर इसको पदार्थ की पांचवी अवस्था रख देता है। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इसका नाम रख देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं। ओके, तो दोस्त ये घटनाएं, ये आपकी पदार्थ की पांच अवस्था थी। अब मैं आपको यहां से आगे लेके चलता हूं, इतनी चीजें यहां पर कंप्लीट हो गई। हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है सर मेरा आर्ट रहा है, कोई कहता होगा सर मेरा मैथ्स रहा है, कोई कहेगा सर मेरा कॉमर्स रहा है। तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी चीज में पूर्ण नहीं होता, कुछ न कुछ कमियां इंसान में होती हैं। ठीक है, कमियां हैं इसलिए इंसान है, कमियां न होती तो शायद खुदा होते। कमियां याद रखिएगा। अरे बेटा 20, मैं पहली कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं कि उन्होंने कब से ये दिया था 1920, सर ये होता है वो होता है। बेटा हम पे भरोसा रखो, हम अब आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे आपसे, यहाँ आइए। आर्ट रहा है, अब देखो आपका आर्ट रहा होगा तो इतिहास में तो आप बाबर के पिताजी को भी जानते होंगे। ठीक है, बाबर के हाथ में कितनी उंगलियां थी और कितने सेंटीमीटर की थी, ये भी आपको पता होगा। फिर सुनना मेरी बात, हमें जो हमारा रहा है ना कोर सब्जेक्ट, बेटा कोई भी सब्जेक्ट हम पहली बार ही पढ़ते हैं। 11th 12th में रहा है, ये चीज मन मस्तिष्क से निकालो, ये आपके मन मस्तिष्क में ऐसी घर कर गई है ना। एक बायोलॉजी वाले को मैथ से डर लगता है, हमारा 11th 12th में बायोलॉजी था इसलिए हमसे मैथ्स नहीं बनता है। ये डर निकालो अपने मस्तिष्क के अंदर से। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले इस भूत को निकालो कि मेरा ये सब्जेक्ट रहा था। क्योंकि अगर ये भूत आपके माइंड में बैठा हुआ है तो जीवन में कभी कोई एग्जाम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आप ये सोचते हैं 11th 12th में मेरा जो सब्जेक्ट, भाई इंग्लिश भी आती है, फिर तो हिंदी भी आती है। ठीक है, गहराई से पढ़ाओ। अब बेटा और कौन सी गहराई होती है? अब क्या कबर खोद के लाऊं मैं आइंस्टीन की, देखो ये कबर, ये आदमी था? क्या करते हो यार बेटा, हम पढ़ा रहे हैं, हम पे भरोसा रखो। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, हम पे भरोसा रखो यार। ठीक है, नहीं तो फिर तो कुछ भी क्या कहे फिर हम आपसे, अब यही बता दीजिए। यही हो सकता है और क्या। चलो, अब पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। डीप होता क्या है? मुझे इस डीप का मतलब समझ नहीं आया मैं। चलिए, पहली बार पढ़ा है, सबको समझ आ रहा है बेटा, इतना ही आता है। ठीक है ना, इतना ही आता है। चेंज इन स्टेट, आप घबराइए मत, आपके सारे जवाब बनेंगे।
ठीक है, चेंज इन स्टेट, अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है। अब देखो, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर कितनी अवस्थाएं मेनली देखी थी, अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो हमने एक ठोस देखा था, सॉलिड देखा था, एक हमने द्रव देखा था, लिक्विड देखा था, और एक हमने गैस देखा था। ये तीन मेन अवस्थाएं होती है और इन्हीं में तो परिवर्तन होगा। मतलब अगर कभी ठोस से कोई द्रव में बदले तो अवस्था बदल सकती है, चेंज इन स्टेट हो सकता है। तो पहली घटना ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार और पढ़ाऊंगा, मेल्टिंग। तो ये सारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। गलनांक याद आया कुछ? ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर, तो दोस्त याद रखिएगा। ठीक है, मेल्टिंग आ गया, गलनांक आ गया। अब इस गलनांक की अगर मैं बात करता हूं तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठोस का द्रव बनना। इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है दोस्त, याद रखिएगा, गलनांक या मेल्टिंग। ठीक है, 2001 में यूएसए के केनल ने बीईसी को अवस्था को प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था, बिल्कुल प्राप्त किया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मैं क्या कहता हूं कि हमेशा कोई चीजें खोज पहले ली जाती है, कोई उन्हें प्रूव बाद में करता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एग्जाम्पल के लिए, जो आइस है, जो बर्फ है आपकी, उस बर्फ का क्या बनना? पानी बन जाना, वाटर बन जाना। तो पानी का बर्फ में बदलना। देखो सीधी सी बात है, मेल्टिंग या गलनांक क्या होता है? सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठोस अगर द्रव में बदल जाए उसे गलनांक कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? देखो विद्युत जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मैटर के तौर पर आप काउंट नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, लेकिन ना आप उसे गैस बोल सकते हो क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर जाएगा, तो आपको उसको रखना होगा, तो आप नहीं रख पाओगे पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर। ठीक है, तो आप ये सोचो कि इसको मैं किस स्टेट में डाल सकता हूं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम पर्टिकुलर किसी स्टेट के तौर पर साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी करना हुआ तो आप उसे प्लाज्मा स्टेट में ही रखोगे क्योंकि वो आयोनाइज्ड है, वो आयनीकृत है। अगर फिर भी कहोगे नहीं सर पांच में से रखना हुआ, तो हम किस में रखेंगे? तो फिर अब मैं चौथी स्टेट को आपको कहूंगा कि उसी में रखा जाएगा। दूसरा होता है, ये गलनांक हो गया। इसी तरह से हिमांक, इसका उल्टा हो जाएगा फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग की बात करते हैं, हिमांक की बात करते हैं। तो लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, द्रव का ठोस में बदलना। अगर कोई द्रव ठोस में बदलता है तो इसे क्या कहा जाता है ना? अगर कोई द्रव ठोस में बदलता है तो इसे क्या कहा जाता है? जैसे पानी का बर्फ में बदलना। तो पानी जब बर्फ में बदलता है तो सेम कंडीशन होती है। तीसरा पॉइंट है ना, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मेल्टिंग का एग्जाम्पल नहीं दिया, ये बर्फ का पानी बना, ये क्या था? ये बस उदाहरण लिख दिया मैंने, इंग्लिश में एग्जाम्पल लिखना भूल गया था, ये गलती थी मेरी मालिक। ठीक है, बाकी ये उदाहरण को हमारे यहाँ एग्जाम्पल ही कहते हैं। अब और कौन सा एग्जाम्पल दूं बेटा?
बर्फ से पानी बनना अगर क्या गलनांक नहीं है तो यह कौन सा उदाहरण है? ठीक है। ओके। पानी का बर्फ बनना, तो पानी जो होता है वो बर्फ में बदल जाता है। कब बदलता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप या टेम्परेचर पर। अब क्या कहें। ठीक है। इसी तरह से अल्कोहल होता है। जिसे आप इथेनॉल भी कह सकते हो। C2H5OH। ये जो होता है ये -110 डिग्री सेंटीग्रेड पर और -115 डिग्री सेंटीग्रेड, -110 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह द्रव अवस्था तक रहता है, लिक्विड तक होता है। और जैसे ही -115 पर जाता है तो ये बर्फ में बर्फ की तरह जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो तापमान जैसे ही घटा तो ये -115 पर यहां चला गया। ठीक है। है ना? तो दोस्त ये चीज ध्यान रखना, ये आपका एग्जाम्पल हो गया उदाहरण के तौर पर कि एल्कोहल जो होगा, जैसे आप एल्कोहल को जमाना चाहते हैं कि नहीं मुझे जमाना ही है, तो आपको टेम्परेचर कहां ले जाना पड़ेगा? माइनस में ले जाना पड़ेगा। -110 तक एल्कोहल लिक्विड अवस्था को ही दिखाएगा, लेकिन जैसे ही वो -115 पर पहुंचेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? है ना, सॉलिड में, बर्फ में बदल जाएगा। ओके। दही का जमना नहीं आएगा यहां पर। दही क्या, आप मुझे एक बात बताओ, पत्थर जैसी संरचना है, आप समझदार पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्या आप दही को उठा के किसी के चेहरे पे मारोगे तो वो नीचे उतरेगा या टकरा के नीचे गिर जाएगा? कैसा होगा भाई? चेहरे पे चिपक जाएगा, फैल जाएगा। बात समझ में आई? पत्थर जैसा नहीं, सॉलिड का मतलब ऐसा होता है, उसको हम लिक्विड ही मानेंगे, एकदम सॉलिड तो है नहीं वो। चलिए 3 के बाद नंबर 4, इवोपरेशन अर्थात वाष्पीकरण। लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, द्रव का गैस में बदलना। द्रव जब गैस में बदलती है तो भी यही काम होता है। उदाहरण समझो, एग्जाम्पल के तौर पर समझो। जैसे आप पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो तो लिक्विड स्टेट में होता है कि हाँ सर? तो पानी को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, पानी उबलने लगता है। तो जैसे ही +100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर के अंदर, जिसे आप हिंदी में जलवाष्प कहते हैं। तो पानी का जलवाष्प बनना, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, तो दोस्त याद रखिएगा ये इस घटना को दर्शाने का काम करता है। तो पानी जो है वो सीधा जलवाष्प में चला जाएगा। इस घटना को वेपोराइजेशन कहा जाता है, सॉरी इवोपरेशन, वेपोराइज एक ही बात है, वाष्पीकरण कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई, है ना? इसी घटना से हम किसी एक चीज की प्राप्ति करते हैं। क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है उसे बड़े बड़े गड्ढों में भर दिया जाता है, और ऐसी कंडीशन में समुद्र का पानी जो होता है, पानी के साथ नमक होता है कि हाँ भैया, वो नमक जो होता है वो वाष्प के रूप में कहाँ चला जाता है? नमक वहीं रह जाता है, और पानी जलवाष्प के रूप में कहाँ चला जाता है? आसमान में। एग्जाम्पल समझ नहीं आया बेटा, तुम पढ़ना छोड़ दो। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि पानी गर्म तुमने जीवन में कभी तो किया होगा, पानी भाप बन करके ऊपर उड़ता है कि नहीं उड़ता है?
अब ऐसे एग्जाम्पल अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम खुद सोचो, तुम 6 क्लास में एडमिशन लो बेटा, तुम 6 क्लास में एडमिशन लो, सिंपल सी बात है, तुम 6ठी क्लास में एडमिशन लो, क्योंकि तुम्हें वो चीज नहीं आ रही है जो एक छोटा बच्चा 5th क्लास वाला भी चल जाएगा। थर्ड नंबर कहाँ पढ़ाया है सर जी? अरे तो नंबरिंग में दिक्कत हुई है, 1 2, अच्छा ये 3 ऐसे ही डाल दिया था, ये हो गया 3, इसको समझ लो, ये रहा थर्ड। ठीक है, अब देख लो ये कंडीशन है इनकी, फिर ये बोलते हैं हमें सिलेक्शन लेना है और उनसे लेना है। ठीक है, इनको ये उदाहरण समझ नहीं आ रहा कि भाई पानी से जलवाष्प कैसे बनता है। अब आप खुद सोचो दोस्त, ठीक है, कि क्या वास्तविकता में ये बच्चे कंपटीशन या एग्जाम को क्वालिफाई करने लायक हैं, जिन्हें बस ये समझ नहीं आ रहा है कि पानी से जलवाष्प कैसे बन रही है। अब आप हाउ कैन आई ट्रीट, मैं कैसे इन्हें समझाऊं, आप खुद सोचिए, जब इतनी बेसिक सी चीजें मैं हर एक चीजें बता बता करके आगे बढ़ रहा हूं, फिर भी ये बोलते हैं कि पानी से जलवाष्प कैसे बन रहा है, ये उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यही एक सलाह देना चाहूंगा, आप 6ठी क्लास से एडमिशन लीजिए किसी अच्छे स्कूल में, क्योंकि हमें नहीं लगता आप 12th पास करके आए हुए हैं, क्योंकि पानी से जलवाष्प कैसे बनता है, बुरा लगेगा मेरी बात का आपको, ठीक है, बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन दोस्त यकीन मानिए आपने 12th तक कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी है जो आपको आगे की एग्जाम के लिए या फिर नौकरी दिला सके, क्योंकि हम इतनी मेहनत से अगर आपको एक बेसिक चीज समझा रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही, तो मेरी बात का बुरा लगेगा, है ना, मैं कभी ऐसे जवाब नहीं देता, लेकिन आज देना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जिन्हें ये नहीं पता कि पानी का जलवाष्प कैसे बनता है, या तो आप इस दुनिया से नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में होते तो कभी ना कभी ठंड में नहाए होते पानी गर्म करके, तो भाप बनते हुए ऊपर जाते हुए देखते, कभी खाना बनते हुए थाली को ढका होता तो भाप से पानी का वापिस से बन जाता, वो घटना देखी होती, तो कुछ तो ऐसा देखा होगा आपने, ठीक है, लेकिन अगर आपने ये चीज देखी नहीं, आपने तो पानी नहीं देखा आज तक इस दुनिया में, तो या तो आप इंसान नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो 65% पानी होता है। ठीक है, पानी को गर्म करके समझाएं बेटा, आपको एग्जाम कितने साल में क्लियर करनी है, क्योंकि हर चीज के लिए मैं अगर एक एक प्रैक्टिकल करने लग गया तो एक उदाहरण के लिए आधा घंटा लगेगा, और 3 नंबर के लिए आपको 3 साल नहीं पढ़ना है। चलिए, हाँ तो ये इवोप्रेशन ही तो पढ़ाया है, पानी गैस बना है, वाष्पीकरण ही तो पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, ठीक है, मतलब इससे कमजोर बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, आर्मी वाला भी नहीं देखा, कम से कम उसे भी इतना पता होता है। नंबर 4, ठीक है, संघनन। ठीक है, अब ये सोचते होंगे कि शायद हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम क्लास डिस्टर्ब कर दें, तो कोई उससे डिस्टर्ब करने से वो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, आप डिस्टर्ब कर भी दोगे, नुकसान आप अपने स्वयं का कर रहे हो। ठीक है, आपका मानसिक स्तर जो है वो सभी लोग देख चुके हैं कि कितना है। संघनन या कंडेंसेशन, इस घटना में क्या होता है, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जबकि ये मैं ऑलरेडी एक बार पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, गैस का द्रव में बदलना, तो जब गैस द्रव में बदल जाती है तो दोस्त याद रखिएगा उस घटना को संघनन कहा जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझिएगा, वर्षा होना, जब भी वर्षा होती है, जब भी पानी गिरता है, तो वर्षा का होना या रेन का होना, ये किस घटना को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, ठीक है, तो वर्षा में क्या होता है कि जलवाष्प, पानी की जलवाष्प जाती है, और जलवाष्प के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, दोस्त याद रखिएगा। ओके, तो ये घटना यहां पर देखने को इजीएस्ट तौर पर मिल जाती है, सरलतम रूप में देखने को मिल जाती है।
बढ़िया, ठीक है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि ये घटना यहां पर देखने को मिली, पहला। दूसरा, सीएनजी के अंदर मेथेन गैस को भरा जाता है, तो इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे कहा जाता है, सीएनजी के तौर पर हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो सीएनजी में भी जो मेथेन गैस होती है, CH4 गैस होती है, ये गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड CH4 में, मेथेन में, कंप्रेस करके भरा जाता है। एलपीजी जो होती है उसे भी कंप्रेस करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। तो इन गैस को इतना कंप्रेस किया जाता है कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये घटना संघनन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है ऊर्ध्वपातन। ये सब मैं आपको पहली ही क्लास में पढ़ा चुका था, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक वो घटना है जिसमें कोई ठोस होता है, तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस, ठोस का गैस में बदलना। ठोस सीधा किस में बदल जाता है? गैस के अंदर बदल जाता है, ठीक है। तो सॉलिड जो है, अगर आप किसी सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं तो सॉलिड सीधा कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, वो लिक्विड स्टेट में कभी कन्वर्ट नहीं होता। किस में कन्वर्ट नहीं होता? लिक्विड में कभी भी वो कन्वर्ट नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं जो इस तरह का काम करते हैं। पहला, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सभी एक हैं। कपूर मतलब कैम्फर, जिनके नाम इंग्लिश और हिंदी में एक समान होंगे, एक लैंग्वेज में लिखूंगा मैं उन्हें। एंथ्रासाइन, अमोनियम क्लोराइड, हिंदी मीडियम में इसे नौसादर, और फॉर्मूला इसका NH4Cl, ठीक है। कपूर को इंग्लिश में कैम्फर, है ना। और नौसादर के अलावा फिर आता है आपका नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को आप फिनाइल की गोली के तौर पर जानते हैं। आयोडीन। कौन आता है? ड्राई आइस आता है, कपूर आता है, एंथ्रासाइन आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है, नेफ्थलीन आता है, आयोडीन आता है, ठीक है। ये सभी वो हैं जो आपके सब्लिमेशन की प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट होते हैं, कभी भी लिक्विड स्टेट को प्राप्त नहीं करते, ठीक है। किसको प्राप्त नहीं करते? लिक्विड स्टेट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अब एक प्रोसेस और बच जाती है इसमें, जिसे डिपोजिशन कहा जाता है, नीछेपन कहा जाता है। अभी तक यहां तक 4 हो चुके थे, ये 3 हो चुका था, 4, 5, और अंतिम पढ़ते हैं 6। नीछेपन, डिपोजिशन। अब मैं डिपोजिशन की अगर आपसे बात करता हूं, तो दोस्त यहां पे एक बिंदु ध्यान रखिएगा, गैस कन्वर्ट इनटू
सॉलिड। गैस का ठोस में बदलना। यहां पर आप एक दो चीजें और ध्यान रख सकते हो। ठीक है, किसमें? इस संघनन में। इस संघनन में आप और चीजें ऐड कर सकते हो। बादल का निर्माण भी यहाँ आ सकता है, क्योंकि बादल में पानी ही होता है। बादल निर्माण। ठीक है, पानी की बूंदों को हम ओन्स कहते हैं, तो ओस। ओस की बूंदों का होना, वर्षा का होना। ये आप इसमें दो और, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड मतलब बादल का फॉर्मेशन होना, ओन्स का फॉर्मेशन होना। नीचेपन, डिपोजिशन। अगर कोई गैस सीधा किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए। फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझना कि क्या घटना होगी। ठीक है, जैसे CO2 गैस सीधी किस में बदल जाए? ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कन्वर्ट हो जाए सीधी किसके अंदर? ड्राई आइस में। शुष्क बर्फ में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर एक ये हो सकता है आपका। दूसरी एक घटना क्या हो सकती है आपकी? भाई पाला। जो पौधे होते हैं, पत्तियां होती है, ठंड के दिनों में फसलों की पत्तियों के ऊपर बर्फ की एक लेयर जम जाती है, उसे पाला गिरना कहते हैं। तो ये दो आपके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, नीचेपन, डिपोजिशन का। तो एक एग्जाम्पल ये आपका यहाँ पर सेट हो जाता है। अब अगर हम एक थोड़ी सी इस सीक्वेंस को पूरा समझे कि ये किस तरह से हुआ। ठीक है, तो ये एनर्जी का एक फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है? एनर्जी का एक फ्लो होता है। उस एनर्जी के फ्लो के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं। कि सर मतलब समझ नहीं आ रहा कौन सी एनर्जी? देखो, एक होती है उच्च ऊर्जा, एक होती है निम्न ऊर्जा। दो तरह की ऊर्जा होती है ना? हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी, दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो एक होती है आपकी उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी। एक होती है लो एनर्जी, निम्न ऊर्जा। क्या होती है? एक लो एनर्जी होती है, निम्न ऊर्जा होती है। तो उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा, दो तरह की ऊर्जाएं आप देखते हैं। अब होता क्या है कि अगर सबसे उच्च ऊर्जा की बात की जाए, सबसे निम्न ऊर्जा की ओर अगर हम आते हैं, तो सबसे उच्च ऊर्जा, जैसे कि अगर निम्न ऊर्जा से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो अवस्था आती है वो कौन सी आती है? तो ठोस की आएगी, सॉलिड की आएगी। सॉलिड से ज्यादा अगर ऊष्मा हम देते हैं तो ये किस में बदलती है? द्रव मतलब लिक्विड की आती है। और लिक्विड से ऊपर जाते हैं तो कौन सी आती है? गैस आती है। और गैस से ऊपर जाते हैं तो कौन सी आती है? प्लाज्मा अवस्था आती है। तो ये उच्च ऊर्जा की ओर लगातार बढ़ता हुआ एक सीक्वेंस है। आपको ये तीर ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखने हैं? ये तीर ध्यान रखने हैं। और ये स्टेट आप नॉर्मली यहां पर विजिबल कर पा रहे होंगे। ये इस तरह से। तो ये एनर्जी का एक सीक्वेंस है। मतलब कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा ऊर्जा हो गई, ये अभी जो आपने पढ़ा वही चीज है। मैंने कोई यहाँ पे ऐसा नहीं बताया कि भाई ये क्या होगी। अगर ऊपर से आप नीचे आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप ऊर्जा का ह्रास करते हो। जैसे कि अगर आप पानी को गर्म करोगे तभी तो वो क्या बनेगा? गैस बनेगा। मतलब यहां पर आप क्या करते हो ऐसी कंडीशन में? अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो या आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो दो अलग अलग चीजें होंगी। भाई अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इनपुट मतलब कि यहाँ ऊर्जा ग्रहण करेगा पानी, तो ऊर्जा ग्रहण की जाती है ऐसी कंडीशन में। इनपुट ऑफ एनर्जी। और ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊर्जा बाहर निकलती है, आउटपुट एनर्जी। ऊर्जा का निष्कासन होता है। ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है? निष्कासन होता है। अब यहां देखो, कन्वर्सेशन तो इन्हीं में होता है। अगर कोई ठोस से द्रव बनेगा,
द्रव से गैस बनेगा। ठोस से द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है, जो अभी हमने पढ़ा। द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वेपोराइजेशन कहलाता है। उसी तरह से, है ना, उसी तरह से किसी ठोस का द्रव का क्या बनना, ठोस बनना, और गैस का द्रव बनना। गैस का द्रव बनना संघनन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। और द्रव का ठोस बनना क्या कहलाता है, द्रव का ठोस बनना आपका क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। फ्रीजिंग कहलाएगा। और यही ठोस सीधा किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। ठीक है, ठोस का गैस में बदलना, ये घटना क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन। ये सब्लिमेशन कहलाएगा। और यहीं पर अगर कोई गैस सीधा बदल जाए किसके अंदर, ठोस के अंदर, तो इस घटना को क्या कहा जाएगा, नीछेपण, डिपोजिशन। ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, जो मैंने एक चार्ट में कंप्लीट कर दी है यहां पर। देखिए इसको अच्छे से। ठीक है, ऊर्जा को ग्रहण करना, अपने अंदर लेना। देखो ये जो घटना हो गई ऊर्जा का निष्कासन, इस घटना को अगर आप उस वो में देखना चाहते हो सर, वो एक्सोथर्मिक कहलाता है। ऊष्माक्षेपी, है ना। और अगर ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं तो इस घटना को ऊष्माशोषी कहते हैं। एंडोथर्मिक कहते हैं। ओके। तो ये वही चीज है जो भी हमने पढ़ी है पूरी, मैंने एक चार्ट में इसको कंप्लीट कर दी है ना। फर्स्ट क्लास में मैंने इसको बताया था, लेकिन किधर एनर्जी निकलती है ये नहीं बताया था। तो इसमें एक, दो, तीन और चार चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो ये चार चीजें एक्स्ट्रा हैं आपकी इस वाली के अंदर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कहाँ कोई चीज अगर बताई जा रही है तो वो क्यों बताई जा रही है। चलो, अब जो टॉपिक आपका शुरू होने वाला है उस टॉपिक का नाम होगा कंपाउंड एंड मिक्सचर। यौगिक एवं मिश्रण। ठीक है, तो यौगिक एवं मिश्रण नामक जो टॉपिक है ये हम आपका शुरू करने वाले हैं। अब इस टॉपिक को मैं आज शुरू तो कर सकता हूं, लेकिन आज शुरू करने में प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, है ना। अभी आज जो हमने पढ़ा उसमें कोई आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आपकी आज की क्लास कंप्लीट होगी। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कल शायद सैटरडे को क्लास नहीं होती, सैटरडे संडे दो दिन आपकी, मंडे को अब होगी। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी समझ में नहीं आया, देखो बड़ा अच्छा वर्ड है ये, ऊष्मा छेपी। ये इसको इंग्लिश याद रखो। एक्सो का मतलब जहां ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का निष्कासन, ऊष्मा जहां बाहर निकलती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको,
और ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा का ग्रहण होना। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर आप पानी गर्म करते हो, आप पानी को गर्म करते हो, तो आप पानी के अंदर क्या उसको गैस पे रखते हो, चूल्हे पे रखते हो, तो उसके अंदर ऊष्मा जाती है कि हाँ सर जाती है? तो वो ग्रहण हो रही है कि हाँ? कुछ समय बाद वो पानी भाप बदलेगा। तो देखो, ये ठोस, अगर बर्फ को पिघलाना है तो बर्फ को गर्म करो, तो ये बर्फ गर्म होगा आपका, गर्म होगा तो पानी में बदलेगा, पानी गर्म होगा तो जलवाष्प में बदलेगा। तो मतलब यहाँ पर ऊष्मा अपने अंदर ग्रहण की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में बढ़ रहे हो तो ये ऊष्मा शोषी है, यहाँ ऊर्जा का ग्रहण होगा। अब जैसे आप ये समझिए, अगर आप गैस से क्या बना दिए, जलवाष्प से आप पानी बना दिए, पानी से आपको बर्फ बनाना है, तो पानी से बर्फ बनेगा तो ठंडक चाहिए या गर्मी चाहिए? मुझे एक बात बताइए, है ना? ठंडक चाहिए या गर्मी चाहिए? है ना? तो भैया सीधी सी बात है कि सर ठंडक चाहिए, तो ऊष्मा को बाहर निकाल करके ठंडक को ग्रहण करना होगा। तो वही सीधी सी बात है, अगर आप द्रव से ठोस बनाओगे, है ना, बर्फ से आप पानी से क्या बनाओगे, बर्फ बनाओगे, तो वहां पर ठंडक चाहिए, न कि क्या चाहिए भाई, गर्मी चाहिए। तो जहां ऊष्मा बाहर निकलती है वो एक्सो, और जहां अंदर ली जाती है वो एंडो। तो एंडो और एक्सो, सिंपल सी बात है, और थर्मिक का मतलब ऊष्मा हो जाएगा। इसके एमसीक्यू मंडे के दिन करेंगे, आज कंप्लीट हुआ है ना, तो इसके एमसीक्यू मंडे वाली क्लास से पहले इसके एमसीक्यू करेंगे 10-15, और फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। फिर वो टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर अगली क्लास में उसके एमसीक्यू करेंगे, देन फिर अगले में चलेंगे। तो इस तरह से हम क्लास करते हैं। एमसीक्यू एमसीक्यू ऐसे नहीं होता। मैंने पहली और दूसरी क्लास में समझा रखा है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपके अनुरूप नहीं चलूंगा मैं, मेरे अनुरूप चलूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।